गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल दोनों के बीच रिलेशन क्या है और कुछ डिफरेंट केसेस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंट फॉर्मूलेज होंगे। ओके, तो पहले रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। नो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग आपको क्लियर है, ठीक है? तो उनके बीच रिलेशन हमें देखना है। कंसीडर पॉइंट O where plus Q charge is situated in the medium of dielectric constant K. ठीक है? Now we know that if there is positive charge, electric lines of forces originate in all possible directions. Consider such one electric lines of force as shown in figure. ठीक है? अब यहाँ पर क्या करते हैं, दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। लेट बी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस Q0 एंड पोटेंशियल एट बी पॉइंट इज V. Now when we move unit positive charge from B point to the A point through the small displacement dx, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा because we are moving towards the point charge. Okay. Now, अगर B पॉइंट पर पोटेंशियल है V, तो A पॉइंट पर इंक्रीज होगा पोटेंशियल बाय dV, तो यहाँ पर न्यू पोटेंशियल अब क्या होगा, A पॉइंट पर V प्लस dV. ओके, तो पहले व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? Electric field intensity at a given point in electric field is defined as the force experienced per unit positive charge. Okay, so according to definition, E is equal to F by Q0. Similarly, electric potential की definition, that is work done in bringing unit positive charge from infinity to the given point in electric field. So according to definition, electric potential is equal to work done per unit charge. Okay, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी that is force per unit charge and electric potential is work done per unit charge. Now अब E और dV के बीच हमें रिलेशन निकालना है। देखिए, वर्क डन, अगर Q0 चार्ज हम मूव करते हैं फ्रॉम B पॉइंट टू A पॉइंट थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, ओके, तो B पॉइंट पर जो फोर्स होगा दैट इज रिपल्सिव फोर्स, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी। लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट Q0 पॉइंट चार्ज का B टू A इस तरह से कर रहे हैं, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वर्क डन नेगेटिव होगा, dW इज इक्वल टू माइनस F इनटू dx. ओके, now from this equation देखिए, E is equal to F by Q0, that means F is equal to E Q0. अब F की वैल्यू E Q0 यहाँ पर लिखनी है, so dW is equal to minus E Q0 into dx. Now dW divided by this Q0, dW by Q0 is equal to minus E into dx, यहाँ पर है, लेकिन dW by Q0 by the definition it is electric potential. Okay, that means to work done to move unit positive charge from B point to A point, इतना यहाँ पर work done होगा dW by Q0. So that gives potential difference between A point and B point. So minus E dx is equal to dV. Now E is equal to minus dV by dx. यहाँ पर ये रिलेशन हमें मिलता है। So E का मीनिंग क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, dV इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है? तो दिस इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पर नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या होता है कि पोटेंशियल डिक्रीजेस विद ए डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस। देखिए, अगर पॉइंट ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है, बी पॉइंट पर कम है, तो as the distance increases in the direction of electric field intensity, potential decreases. So
the rate of change of potential per unit distance is known as potential gradient. तो ये potential gradient है यहाँ पर. Therefore dV by dx is equal to potential gradient. Now from this equation एक जनरल फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख सकते हैं. E is equal to V by R, where E is electric field intensity at given point, V electric potential at the same point, and R is the distance. Okay, तो ये जनरल फॉर्मूला यहाँ पर तैयार होता है. Now SI यूनिट फ्रॉम दिस इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो सकता है? देखिए SI यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, अब ये फॉर्मूला है V by R. V मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यूनिट वोल्ट, V पर डिस्टेंस मतलब मीटर, दैट इज वोल्ट पर मीटर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए दो SI यूनिट्स होंगी, एक वोल्ट पर मीटर और दूसरा हमें पता है न्यूटन पर कूलम. इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इसका मीनिंग क्या होता है? शॉर्टली नोन एज EPS. ओके, कंसीडर पॉइंट चार्ज plus Q charge is situated at point O. It originates electric lines of force in all possible directions. Suppose A point यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? That VA is equal to KQ by R1, where R1 is the distance between O and A. ये होगा. Suppose यहाँ पर और एक पॉइंट हम कंसीडर करते हैं A डैश, तो A डैश पर पोटेंशियल कितना होगा? VA डैश इज इक्वल टू रेडियस उतनी रहेगी R1, ओके, KQ बाय R1. मतलब A पॉइंट और A डैश पॉइंट दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है. ऐसे अगर और पॉइंट्स लेते हैं हम एट डिस्टेंस R1 फ्रॉम द सेंटर, ओके, तो वी गेट मेनी different points where electric potential due to this point charge plus Q is same. So such surface at which the potential, electric potentials are same, such surface is known as equipotential surface. Okay, मतलब यहाँ पर equipotential surface की definition क्या होगी? Locus of all points having same electric potential due to point charge is known as equipotential surface. Now in case of point charge we have spherical equipotential surfaces. Suppose और एक पॉइंट कंसीडर करते हैं हम B पॉइंट, जिसका डिस्टेंस होगा R2. तो B पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? KQ by R2. ओके, अभी K का मतलब कांस्टेंट, दैट इज 1/4 pi epsilon naught K. ओके, हाँ, तो ये इतना पोटेंशियल होगा. और एक अगर पॉइंट हम B डैश यहाँ पर कंसीडर करते हैं, रेडियस सेम रहेगी R2, तो B डैश पॉइंट पर भी पोटेंशियल कितना होगा? KQ बाय R2, राइट. तो और एक हमें सरफेस मिलता है जहां पर पोटेंशियल सेम होगा. सो दीज आर कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस एंड देयर आर मेनी सच कॉन्सेंट्रिक सरफेसेस दैट इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस. लेकिन अगर एक पोटेंशियल सरफेस हम कंसीडर करते हैं तो वहां पर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कैसे होगी? सेम होगी. ठीक है. नाउ दिस इज पॉइंट चार्ज के लिए. सपोज इलोंगेटेड प्लेट है यहाँ पर, इलोंगेटेड चार्ज कंडक्टर, जैसे रॉड होगा या फिर सिलेंडर होगा या फिर प्लेट, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. वी नो दैट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट, ओके, परपेंडिकुलर टू द सरफेस. अब सपोज यहाँ पर A पॉइंट है, तो डिस्टेंस R1 होगा, फिर से पोटेंशियल कितना होगा? KQ बाय R1. अगर यहाँ पर A डैश पॉइंट हम कंसीडर करते हैं तो डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज प्लेट सेम है, तो वहां पर भी पोटेंशियल कितना होगा? KQ बाय R1. सो इस प्लेन सरफेस पर एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी. सो दिस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस. So in case of elongated charge conductor, we get plane equipotential surface. In case of point charge, we get spherical equipotential surfaces. Okay. तो एक पॉइंट कौन सा यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होती है? सेम होती है. ठीक है. सेकंड, सपोज
यूनिट पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास ए पॉइंट पर। ओके, अगर इसको ए डैश पॉइंट तक हम मूव करते हैं, यहां तक लाते हैं, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट टू ए डैश पॉइंट, तो यहां पर वर्क डन कितना होगा? हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू VA माइनस VA डैश, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, VA माइनस VA डैश। अब dW इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यू सेम है, VA इज इक्वल टू VA डैश, तो पोटेंशियल डिफरेंस का कितना आएगा डिफरेंस? 0, मतलब वर्क डन कितना होगा यहाँ पर? 0 होगा। इसका मतलब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम मूव करते हैं फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो उस कंडीशन में वर्क डन 0 होता है। ठीक है, देन दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए यहां पर ये एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, सो दैट इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इन दिस केस दिस इज प्लेन सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इसका जो प्लेन होगा इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ड्यू टू स्पेशल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिफरेंट केसेस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नाउ दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम ऑफ नेट एंड जेईई। तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के लिए इक्वेशन तैयार करते हैं। पॉइंट चार्ज, ओके, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सपोज प्लस क्यू चार्ज इज सिचुएटेड एट पॉइंट O, एट डिस्टेंस r, पॉइंट P कंसीडर करते हैं हम, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? E इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर। ओके, एंड पोटेंशियल के लिए KQ बाय R, ये जनरल फॉर्मूले है। अब यहाँ पर K का मीनिंग क्या होगा? K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, दैट इज एप्सिलॉन कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन नॉट K। यहाँ पर K का मीनिंग है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ डिवाइड बाय दिस स्मॉल k, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पर अब जो इक्वेशंस हम यहाँ पर देखने वाले, हर एक इक्वेशन में k की वैल्यू मतलब क्या होगी? 9 × 10⁹ डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, अब सेकंड, ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, सपोज देयर आर n नंबर ऑफ डिफरेंट चार्जेस, ओके, एंड किसी एक पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू ऑल इलेक्ट्रिक चार्जेस। सो उसका भी जनरल फॉर्मूला क्या होगा? E इज इक्वल टू समेशन KQI डिवाइड बाय RI स्क्वायर, वेयर I इज इक्वल टू 1 to n। तो यही फॉर्मूला है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर समेशन करना है हमें, हर एक पॉइंट की वजह से गिवन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, सबकी एडिशन होगी। वैसे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब दैट इज summation of, that is algebraic sum of all individual electric potential produced at given point due to all charges. Okay, so summation KQI upon RI, where I is equal to 1 to n. Third point, uniform distribution of charges. Okay, अब second and third इसमें क्या डिफरेंस है? अब second का मतलब क्या होता है कि सपोज यहाँ पर पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, ओके, तो दिस इज नॉट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और किसी एक पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इक्वेशन तैयार करना है, ये पॉइंट इसका। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस मतलब क्या होता है कि सपोज यहाँ पर चार्जेस है, सो दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन द गिवन मीडियम। Okay, so this is the difference between these two cases. The uniform distribution of charges मतलब किसी सरफेस पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो that is uniform distribution of charges, मतलब every charges are situated at equal distance. Okay, तो यहाँ पर ऐसे नहीं होगा। देखिए इस कंडीशन में चार्जेस का डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट may be different, लेकिन यहाँ पर क्या होगा?
चार्जेस आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम गिवन पॉइंट। सो इस कंडीशन में क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर समेशन इज रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन। ओके, देखिए के इंटीग्रेशन डी क्यू बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर डी क्यू का मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन ईच पॉइंट इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन सिग्मा ds अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन रो dv डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर करते हैं अलोंग द लेंथ, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी dq by dx चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां पर देखिए dq का मीनिंग क्या होगा, सिग्मा इनटू ds, राइट। इसलिए dq को यहां पर रिप्लेस किया हमने सिग्मा इनटू ds से। नाउ रो का मतलब होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। सो चार्ज के लिए इक्वेशन क्या होगा फिर, रो इनटू वॉल्यूम। सो हियर dq इज रिप्लेस्ड बाय रो इनटू v dv, रो इनटू dv। ओके, सिमिलरली सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए इक्वेशंस क्या होंगे, k इंटीग्रेशन dq बाय r इज इक्वल टू k इंटीग्रेशन सिग्मा इनटू ds बाय r और k इंटीग्रेशन रो dv बाय r। नाउ नंबर 4, चार्ज स्फेरिकल शेल और स्फीयर। दिस इज शेल एंड दिस इज स्फीयर। ओके, अब दोनों के लिए इक्वेशन सेम होते हैं। जैसे यहां पर 3 पॉइंट हम कंसीडर करेंगे। जैसे दिस इज शेल, तो चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। ओके, या फिर स्फीयर कंसीडर करते हैं, तो Q चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस यूनिफॉर्मली। नो, O इज सेंटर। ओके, B पॉइंट कहां पर होगा, सरफेस ऑफ द स्फीयर या फिर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल। C पॉइंट होगा एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। वैसे C पॉइंट यहां पर भी एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। ओके, और A पॉइंट हमने शेल और स्फीयर के अंदर कंसीडर किया है। तो तीनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल कितने होंगे, ये देखते हैं। पहले एट पॉइंट C, दैट मींस एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर, AC इज इक्वल टू kq बाय r स्क्वायर, वही जनरल फार्मूला यहां पर। ओके, VC दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C इज इक्वल टू kq बाय r। नाउ B पॉइंट हम यहां पर कंसीडर करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द शेल और स्फीयर, तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितना होगा, r होगा। तो B पॉइंट मतलब सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, kq बाय r स्क्वायर, मतलब स्मॉल r यहां पर कैपिटल R से रिप्लेस करना है। ओके, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी एट द सरफेस, kq बाय कैपिटल R, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सरफेस पर मैक्सिमम होती है। ओके, बिकॉज दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। नाउ ए पॉइंट हम शेल के अंदर और स्फीयर के अंदर कंसीडर करते हैं। ओके, सो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 0। व्हाई, बिकॉज इनसाइड द कंडक्टर ओके देयर आर नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। नाउ इनसाइड द पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, उतना ही जितना वो सरफेस पर होता है, मतलब kq बाय r। इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए Vb की वैल्यू कितनी है, kq बाय r, और यहां पर हमें वैल्यू निकालनी है। तो किसी पॉइंट पर, मतलब एनी पॉइंट इफ वी कंसीडर इनसाइड द चार्ज कंडक्टर, वहां पर और सरफेस पर डिफरेंस कितना होगा, उतना ही जितनी वैल्यू सरफेस पर होगी। तो यहां पर एक्चुअल पोटेंशियल 0 होता है, लेकिन VA और VB यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, दैट इज VB माइनस 0। अब VB की वैल्यू kq बाय r है, माइनस 0 मतलब उतनी वैल्यू रहनी है। इसलिए ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इनसाइड द चार्ज कंडक्टर ओके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा 0 होती है, लेकिन इनसाइड एनी पॉइंट ओके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतनी होती है जितनी वो सरफेस पर होती है। जैसे कि सपोज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर,
या फिर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इतनी रहेगी KQ/R। नो यहां पर अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखिए R along x axis and E along y axis। ओके, दिस इज O पॉइंट, ये सरफेस पॉइंट होगा B और ये C पॉइंट होगा। तो सरफेस पर E की वैल्यू मैक्सिमम है, और जैसे सरफेस से डिस्टेंस इंक्रीज होगा E की वैल्यू कम हो जाती है, लाइक दिस। ओके, नाउ इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा 0 होती है, तो दैट्स suddenly becomes 0 and inside conductor it is 0. This is the graph for electric field intensity. वैसे suppose R distance along x axis and potential along y axis. This is point O. Okay, ये surface पर होगा point and this is at C point. तो surface पर वैल्यू कितनी होती है? That is KQ/R. Okay, this is maximum. As the distance increases from the surface, potential decreases. Now, inside the charge conductor at any point, even at the center, okay, potential की वैल्यू उतनी रहती है जितनी वो सरफेस पर है। मतलब यहाँ पर ये ऐसा ग्राफ होगा कांस्टेंट। तो सेंटर पर भी उतनी वैल्यू होती है जितनी वो सरफेस पर होती है, KQ/R। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर 5, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल AB। ओके, तो AB के बीच डिस्टेंस कितना होगा? दैट इज 2L। दिस इज 2L। ओके, माइनस Q चार्ज एट पॉइंट A प्लस Q चार्ज एट पॉइंट B। दिस इज एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू O, दैट इज सेंटर ऑफ द डायपोल। दिस इज नोन एज इक्वेटर। अब यहां पर दो जनरल पॉइंट्स है, मतलब general equations for electric field intensity and electric potential at any point। मतलब पॉइंट को एक्सिस पर हो सकता है, किसी एक जगह पे हो सकता है, या फिर इक्वेटर, या फिर ऑन दिस, या फिर इक्वेटर अबव द एक्सिस, बिलो द एक्सिस। ओके, कहीं पर भी हो सकता है, फ्रॉम 0 एंगल टू 360 एंगल। तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला देखिए, KP/R³ रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब थीटा का मीनिंग क्लियर है हमको। एंगल इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम प्लस Q चार्ज। ओके, फ्रॉम दिस 0, 90, 180, 270, 360, ऐसे एंगल मेजर करना है। तो एंगल पॉइंट जहां पर होगा उस हिसाब से यहां पर एंगल इज गिवन इन द न्यूमेरिकल। नाउ P का मतलब क्लियर है आपको। व्हाट इज P? P is equal to Q into 2L, right? K constant है, that is 9 into 10⁹ divided by dielectric constant। अगर dielectric constant वैल्यू दिए तो वैल्यू लेनी है, या फिर न्यूमेरिकल में ऐसा दिया कि चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक डायपोल और चार्जेस आर प्लेस इन एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस, तब K की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ओके, ये क्लियर है आपको। तो दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखिए, सपोज पॉइंट एक्सिस पर लेते हैं पहले हम, तो एंगल क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 0, या फिर पॉइंट यहां पर लेते हैं नियर टू नेगेटिव चार्ज, तो एंगल कितना होगा? 180। दोनों इसमें cos 0 एंड cos 180 दोनों की वैल्यू क्या होगी? cos 0 की वैल्यू होगी +1 और cos 180 की वैल्यू क्या होगी? -1। लेकिन यहां पर देखिए cos स्क्वायर थीटा है, मतलब cos थीटा की वैल्यू अगर +1 या -1 दोनों होती है तो दोनों का स्क्वायर +1 होगा। तो 3 × 1 3, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2। तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होता है? K यहां पर 2 होगा, 2P/R³। ओके, अब पॉइंट अगर इक्वेटर पर होता है तो इक्वेटर सपोज यहां पर पॉइंट है तो एंगल कितना होगा? 90। अगर बिलो द एक्सिस इक्वेटर पर पॉइंट होता है तो एंगल कितना होगा? 270। तो दोनों इसमें देखिए cos 90 और cos 270 की वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब √1 इज इक्वल टू 1। सो यहां पर फॉर्मूला क्या होगा? इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए KP/R³।
ओके, सो दिस इज आर क्यू। नाउ अब देखिए ई एक्सिस और ई इक्वेटर में क्या रिलेशन है यहाँ पर। अगर के पी डिवाइड बाय आर क्यूब इसको हम ई इक्वेटर रिप्लेस करते तो ये क्या होगा, ई एक्सिस इज इक्वल टू ई इक्वेटर। एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 2 टाइम्स दैट ऑफ द इक्वेटर होती है। ओके, तो ई एक्सिस इज इक्वल टू इनटू ई इक्वेटर। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला जनरल V इज इक्वल टू के पी डिवाइड बाय आर स्क्वायर इनटू cos थीटा। थीटा अगर हमें पता है, पॉइंट का लोकेशन अगर एग्जैक्टली पता है मतलब एंगल, तो हम इस इक्वेशन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर पॉइंट P नियर टू प्लस चार्ज होता है तो पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पर पॉइंट होगा तो हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होती है, एंड to if the point is near to the negative charge on the axis तब negative potential होता है। ओके, then charged circular ring। अब इसमें देखिए this is circular ring। ओके, charge is uniformly distributed over its length, length मतलब circumference, तो lambda मतलब charge per unit length, lambda is equal to q by 2 pi r। ओके, then electric field की डायरेक्शन ये होगी, consider point P at distance small r from the center of the circular ring where capital R is radius of the circular ring। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर क्या दिया है, लैम्बडा r डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन इन ब्रैकेट r स्क्वायर दैट इज कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, और ब्रैकेट का पावर कितना है 3/2। ओके, ये जनरल फॉर्मूला है। अब एप्सिलॉन को हम यहाँ पर एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अगर के की वैल्यू दी है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 8.85 into 10⁻²। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर कितनी होगी, इट इज 0 एट द सेंटर 0, बिकॉज़ सेंटर पर देखिए अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट भी हो जाते हैं तो सेंटर पर क्रॉस नहीं होंगे। ओके, तो एग्जैक्टली एट द सेंटर देयर आर नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। नाउ पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पर देखिए, Vp इज इक्वल टू R मतलब एट पॉइंट P पोटेंशियल का फॉर्मूला R डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन रूट R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, राइट, एंड एट द सेंटर इट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कितना होगा, जितना उस सरफेस पर होता है। ओके, नाउ चार्ज्ड डिस्क 7 पॉइंट, कंसीडर अ सर्कुलर डिस्क एंड द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। ओके, देन O is the center, capital R is radius, small r मतलब consider point P at distance small r। Okay, this is direction of electric field intensity। अब P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, EP is equal to sigma divided by 2 pi epsilon in bracket 1 minus small r divided by root capital R square plus small r square। Okay, now यहाँ पर सिग्मा का मीनिंग क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस। अब सरफेस क्या होता है, डिस्क का सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट और एक फॉर्मूला यहां पर दिया है, देखिए सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन इंटीग्रेशन 0 टू थीटा sin थीटा इनटू d थीटा। अगर यहाँ पर एंगल थीटा पता है हमें, ओके, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। नो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू, इसका जनरल फॉर्मूला देखिए, लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन इन ब्रैकेट इन स्क्वायर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस स्मॉल r। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स स्पेशल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हमने यहाँ पर डिस्कस किए। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस ऑफ नीट एंड जेईई। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।